हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये NCERT 12th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 11 और अध्याय का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 3 वीडियो पहले ही बना दिया है, यह चौथा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियोज नहीं देखे हैं तो ऊपर आपको यहाँ पे आई बटन पे एक लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपकी समझ बेहतर हो सके और आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना किसी देरी की आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पुनर्योगज DNA तकनीक के प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है और फिर उसमें से हम लोग DNA को कैसे निकालते हैं, DNA को काटते कैसे हैं। प्रतिबंधन एंजाइम से काट रहे थे, फिर उसको लाइगेज एंजाइम से जोड़ते हैं, तो फिर कैसे जोड़ते हैं, फिर क्लोनिंग संवाहक क्या होता है, ठीक है, और पुनर्योगज DNA क्या होता है, ये सारा कुछ बताया था। तो आप पीछे वाला वीडियो देखिएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए, एक टॉपिक का नाम ही आपको स्पष्ट बता रहा है। देखिए, पुनर्योगज DNA तकनीक के प्रक्रम, यानी हमें पुनर्योगज DNA प्राप्त करना है तो उसके तकनीक के कौन से प्रक्रम है। तो देखिए, ये रिकॉम्बिनेंट DNA यानी पुनर्योगज DNA प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है और वही कई चरणों में जो क्रिया होती है उसको सम्मिलित रूप से हम लोग क्या करते हैं, पुनर्योगज DNA तकनीक के प्रक्रम, यानी इसमें कौन कौन सी क्रिया होगी, कितने क्रम में होगी, वो सब हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से सभी प्रोसेस को जानते हैं कि पुनर्योगज DNA के प्रक्रम कौन कौन से होते हैं। तो आपका जो सबसे पहला एक नंबर जो सबसे पहला प्रक्रम है, और याद रखिएगा ये सभी एक क्रम में होती है। ऐसा नहीं कि पहला नंबर जो हो जाएगा उसके बाद सीधे 5th नंबर हो जाए या 6th नंबर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये पहला प्रोसेस है वो 1 नंबर में होगा, उसके बाद 2 नंबर में, उसके बाद 3 नंबर में, ये क्रम से चलता है। तो पहला प्रोसेस है DNA का, मैं लिख दे रहा हूँ, DNA का पृथक्करण, जिसे कहेंगे आइसोलेशन ऑफ DNA। देखिए, ये पहला प्रक्रम है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं कि हम लोग DNA को जिस कोशिका से निकालना रहता है, मतलब किसी भी कोशिका से हम लोग DNA को पृथक करते हैं, वहां से अलग करते हैं। अब देखिए, पृथक करना क्या इतना सिंपल है तो नहीं। आपको पता होगा कि अनेक सारे जो जीव होते हैं उनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। और न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है, तो DNA में। अधिकांश जो जीव होते हैं उनका अनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, DNA है। और DNA में ही जीन रहते हैं, तो हमें DNA को ही तो आइसोलेट करना है। तो उसको कैसे पृथक करेंगे, कैसे जीवाणुओं से DNA को अलग करेंगे। तो देखिए, अनेक तरह की कोशिकाएं होती हैं, जैसे जीवाणु की कोशिका है, पादप की कोशिका है, फिर सेलुलोज मतलब ये शैवाल की कोशिका है। तो हम लोग क्या करते हैं, सभी कोशिकाओं से DNA को अलग करने का अलग अलग तरीका होता है, और इसके लिए अलग करने के लिए इनको कई प्रकार के एंजाइमों से संसाधित किया जाता है, यानी एंजाइमों की सहायता से इनको अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका में से जब DNA को अलग करना रहता है, यानी पादप कोशिका में से जब DNA को निकालना रहता है, तो हम किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं सेलुलेज एंजाइम का। वैसे ही अगर शैवालों से निकालना रहता है तो हम लोग काइटिनेज एंजाइम का यूज करते हैं। वैसे ही अब देखिएगा कि DNA में अनेक सारे बृहत अणु होते हैं। जैसे DNA का संरचना आप पढ़े होंगे 5th नंबर चैप्टर में, तो पढ़े होंगे कि DNA में अनेक सारे बृहत अणु रहते हैं। जैसे इसमें क्या रहता है, प्रोटीन रहता है, बहुशर्करा रहता है, लिपिड रहता है, तो अनेक तरह के बृहत अणु रहते हैं। तब देखिए, प्रोटीन को जब इनको DNA से जब प्रोटीन को निकालना होगा तो प्रोटीनेज एंजाइम लेते हैं। ऐसे ही अगर लिपिड को निकालना रहता है तो लिपिडेज एंजाइम लेते हैं। ऐसे ही अगर RNA को निकालना रहता है तो RNA को निकालने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम लेते हैं। अब देखिए, इसको याद रखने का तरीका क्या है, तो देखिएगा, जिन चीज़ से इसको अलग करना है उसी में क्या जोड़ देना है, एज जोड़ दीजिएगा, तो वही एंजाइम यूज किया जाता है वहाँ से DNA को अलग करने के लिए। जैसे प्रोटीन से हटाना है DNA को, तो किस एंजाइम को यूज करेंगे, तो प्रोटीन में एज जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोटीनेज। ठीक है, किसका यूज करते हैं, प्रोटीनेज का यूज करेंगे। ऐसे ही अगर RNA का यूज करना, RNA से हटाना होगा तो RNA का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल, तो इसे राइबोन्यूक्लियेज से अलग कर देते हैं। देखिए, ये पादप की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है,
सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज की बनी होती है, तो इसके लिए किस एंजाइम का यूज करेंगे, तो इसमें क्या जोड़ देना है आपको, एच, तो क्या हो जाएगा, सेलुलेज हो जाएगा। वैसे ही जो शैवालों की कोशिका भित्ति होती है, सॉरी कॉकों की, वो काइटिन की बनी होती है, इसलिए उसको हम लोग काइटिनेज एंजाइम से अलग करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी ये आप जान गए कि डीएनए को कैसे पृथक करते हैं। अब देखिए जो दूसरा प्रोसेस है, पहला था क्या, डीएनए का पृथक्करण। ठीक है, उसके लिए डीएनए में जो भी अन्य बाहरी अणु होते हैं उनको क्या किया जाता है, अलग कर लिया जाता है, और उसके लिए विभिन्न तरह के एंजाइम का यूज किया जाता है, जैसे प्रोटीनेज है, या फिर ये राइबोन्यूक्लिएज है, या काइटिनेज है, सेलुलेज है। तो इन सब एंजाइम का यूज करके हम लोग डीएनए को पृथक कर लेते हैं। जो दूसरा प्रोसेस है वो है डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना। डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटना, विशिष्ट स्थलों से काटना। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि डीएनए को, अब मान लीजिए कि ये हमारे पास डीएनए है, ये ठीक है, ये विभिन्न हमारे पास कोई डीएनए है, इसको काटते हैं, और काटने के लिए किसका यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिबंधन एंजाइम का यूज करते हैं इसको काटने के लिए। और वो एंजाइम क्या करते हैं, इसको विशिष्ट स्थलों से काटते हैं। ठीक है, तो किसी भी एंजाइम का यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, प्रतिबंधन एंजाइम का यूज करता है, प्रतिबंधन एंजाइम का यूज करते हैं, जो इसे विशिष्ट स्थानों से काटते हैं। एक विशेष कोड होता है जहां से वो काटते हैं, उसके लिए आपको वहां पे आई बटन पे लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि एंजाइम कैसे काटते हैं। जैसे कुछ मुख्य एंजाइम कौन से हैं, तो ये हैं HindIII, BAMH1, या फिर इको R1। ये सब कुछ प्रमुख प्रतिबंधन एंजाइम है जिसकी सहायता से डीएनए को विशिष्ट स्थलों से काटते हैं, और फिर काटने के बाद उनको इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि द्वारा अलग कर देता है, जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस विधि कहते हैं पूरा, तो उससे इनको अलग कर देता है। अब तीसरे नंबर पे क्या है, पीसीआर का प्रयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन। ठीक है, ये करते हैं, यानी पीसीआर का यूज करके लाभकारी जीन का क्या करते हैं, प्रवर्धन करते हैं, यानी एम्पलीफाई करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। और इसके लिए एक विशेष मशीन का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं थर्मल साइक्लर। क्या कहते हैं, थर्मल साइक्लर। ठीक है, इसके लिए विशेष मशीन आता है जिसे कहते हैं हम लोग थर्मल साइक्लर। आपको थर्मल साइक्लर का फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए यही थर्मल साइक्लर है जो जिसके सहायता से क्या करते हैं, हम लोग लाभकारी जीन का प्रवर्धन करते हैं। ये कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में मैं इसको मिटाने के बाद आगे बताता हूँ। देखिए अब तीसरा प्रोसेस है पीसीआर का प्रयोग करके लाभकारी जीन का प्रवर्धन करना। तो ये क्रिया क्या होती है, 3 चरणों में होती है। देखिए सबसे पहला चरण है जो, यानी जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, निष्क्रियकरण, जिसे हम लोग डीनेचुरलाइजेशन कहते हैं। दूसरा है तापनोशीलन, जिसे एनेलिंग कहेंगे, और तीसरा है विस्तार, जिसे एक्सटेंशन कहेंगे। ठीक है, तो ये 3 चरणों में होती है। तीनों कैसे होती है इस पे ध्यान देता है, ये तीनों चरण कैसे कैसे होता है। तो देखिए आप इस फिगर को देखिए ध्यान से, ठीक है, आपको यहाँ पे सभी समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं निष्क्रियकरण की। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखिए जो डीएनए है ये द्विलरीय संरचना होती है, उसमें 2 स्ट्रैंड रहते हैं। ऐसे देखिए, मैं इधर बना रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ऐसे इसमें 2 स्ट्रैंड रहते हैं। तो उन दोनों स्ट्रैंडों को अलग करने के लिए सबसे पहले कौन सी क्रिया की जाती है, तो उसके लिए किया जाता है निष्क्रियकरण, यानी डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन के लिए क्या करते हैं, इसको 92 डिग्री तक गर्म किया जाता है। कितना, 92 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसको 1 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 1 मिनट तक छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। आप यहाँ पे देखिए इसमें, तो देखिए दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए हैं। ठीक है, तो यह पहली क्रिया हुई निष्क्रियकरण।
उसके बाद पहुंचते हैं दूसरे स्टेप पे, जो क्या है, तापनशीलन। इस स्टेप में क्या करते हैं कि उसको 48 डिग्री तक गर्म रखते हैं, यानी थोड़ा सा ठंडा किया जाता है, 92 डिग्री से कितना लाते हैं, 48 डिग्री सेल्सियस तक, और इससे भी इसको 1 मिनट तक छोड़ दिया जाता है। उसके बाद बढ़ते हैं विस्तार की तरफ, और इसमें क्या करते हैं कि 72 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 72 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया जाता है, और फिर 1 मिनट तक इसे छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद क्या होता है, या फिर इसमें रेप्लिकेशन होने लगता है, यानी इसका आवर्धन होने लगता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 72 डिग्री सेल्सियस पर ला करके इसको छोड़ देंगे, इसकी प्रतिकृति भी बनेगी और प्रवर्धन भी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए। और इसी क्रिया को कितना बार करते हैं, 30 से 34 बार करते हैं, 30 से 34 बार करते हैं। जिसके कारण क्या होता है, इसका आवर्धन हो जाता है, मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा जूम होता है। कितना जूम, तो 1 अरब गुना, लगभग 1 अरब गुना ये बड़ा हो जाता है, जिसे दिखाई देने लगता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर में, ये इतना लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये था तीसरा स्टेप। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे स्टेप पे। आपको मैं ऐसे ही बता देता, चलिए चौथा स्टेप जानते हैं। तो चौथा स्टेप है पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका निवेशन, परपोषी कोशिका में निवेशन। ठीक है, यानी इस स्टेप में क्या करते हैं, जो पुनर्योगज डीएनए होता है उसको ले जाकर के परपोषी कोशिका में डाल देते हैं, स्थानांतरित कर देता है। अब ये कैसे किया जाता है, तो इसके लिए साधारणतः ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया जाता है। इसको ई कोलाई को, ई कोलाई बैक्टीरिया को लेता है, और उसको ठंडे तथा सांद्र NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के विलयन में उसको रख देता है कुछ समय के लिए। जिसके कारण क्या होता है, इसमें बाहरी डीएनए को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। उसके बाद स्थानांतरण विधि द्वारा इसमें पुनर्योगज डीएनए को ई कोलाई बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर देता है। ठीक है, ये चौथा स्टेप है। पांचवा जानते हैं। अब पांचवा स्टेप क्या है कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको स्थानांतरण कर चुके हैं किसमें, ई कोलाई बैक्टीरिया में। लेकिन इतना सब चीज का फायदा क्या है, ये सब आखिर हम लोग किस लिए करते हैं, तो ये सब करते हैं हम लोग कि बाहरी उत्पाद प्राप्त करने के लिए, यानी बाहरी जीन का उत्पाद प्राप्त करने के लिए, जो बाहरी जीन उसमें डाले हैं उसको प्राप्त करने के लिए, उसकी कई सारी कॉपियां प्राप्त करने के लिए। तो कई सारी कॉपी प्राप्त करने के लिए क्या होता है, जब उसको हम लोग स्थानांतरित कर देते हैं, जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए को स्थानांतरित किए हैं, तो उसकी वो कई सारी कॉपी बना देगा। मैंने बताया था कि बैक्टीरिया में क्या शक्ति होती है, ये इसको रेप्लिकेट कर देगा, मतलब इसकी कई सारी कॉपी बना देगा, कई सारी प्रतिकृति बना देगा। तो बहुत सारी प्रतिकृति बनाने के बाद इसको वहां से निकाल लेंगे और उसका अपना यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका पांचवा स्टेप क्या करते हैं, इसको जो बाहरी जीन है उसका उत्पाद प्राप्त करते हैं, उसकी कई सारी कॉपियां बनवाते हैं, बनने के बाद उसको निकालते हैं। ठीक है, तो उसकी कई सारी कॉपी बन जाती है। लेकिन यह तभी बनता है जब उसके लिए अनुकूलित वातावरण मिले। तो जब तक अनुकूलित वातावरण नहीं मिलेगा तब तक डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, उसकी प्रतिकृति नहीं बनती है। इसलिए क्या करता है कि इसके लिए अनुकूलित वातावरण मुहैया कराया जाता है। और अब देखिए, अगर इसी विधि द्वारा, यहाँ से जिन की बात कर रहे थे, अगर इसी विधि द्वारा प्रोटीन प्राप्त किया जाए, ठीक है, इसी विधि द्वारा प्रोटीन प्राप्त किया जाए तो उसे हम लोग पुनर्योगज प्रोटीन कहते हैं। उसी विधि द्वारा अगर प्रोटीन प्राप्त करेंगे तो क्या करेंगे, पुनर्योगज प्रोटीन। और छठा तथा लास्ट स्टेप जो है वो है अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन क्या है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, मतलब जो भी इसमें से जीन रेप्लिकेट होता है, जो प्रतिकृति बनती है, उसका मकसद क्या है, उसको बनाने के बाद बाजार में लाया जाता है। लेकिन बाजार में लाने से पहले उसकी कई प्रकार से जांच की जाती है। ठीक है, पता लगाया जाता है कि वो, मतलब कई सारी क्रियाएं होती है और पता लगाया जाता है कि वो सही से कार्य कर रहा है कि नहीं, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मुख्य रूप से 2 कार्य करते हैं। एक करते हैं पृथक्करण, और दूसरा कार्य करते हैं इसका शोधन। ठीक है, और इसी को दोनों को सम्मिलित रूप से हम लोग करते हैं अनुप्रवाह संसाधन। यानी पूरा जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है, लास्ट में जो बना है,
जो भी हम लोग बनाए हैं, चाहे वो प्रोटीन बनाए हैं या जीन बनाए हैं, उसको मार्केट में भेजने से पहले उसकी कई सारी क्रियाएं करते हैं, जिसमें दो मुख्य है, पृथक्करण और शोधन। इसको सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, अनुप्रवाह संसाधन। ये सारा कुछ करने के बाद अगर सब कुछ फाइनल हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया जाता है और फिर यहाँ पे हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो समाप्त हो जाता है, यानी सारा प्रोसेस 6 स्टेप में समाप्त होता है। ठीक है, इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। आप अगर पहले चैप्टर से यानी इस चैप्टर के पहले वीडियो से देखे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिएगा। यह वीडियो देखने के लिए